हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा शर्मा गुरु विद्या में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैं आपको 20 आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट बता चुकी थी। आज की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के आगे जो रिमेनिंग हमारे थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल नंबर 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे कंटेन किया गया है पार्ट 4 में, जो कि हम पार्ट्स ऑलरेडी 22 पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया हुआ है, जो कि कहाँ से लिया गया था, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये 42nd अमेंडमेंट में चेंज किए गए थे, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की समीक्षा अनुशंसा पर क्या किया गया था, इसमें चेंज किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें दिया हुआ क्या है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा जो है, हमारी देखिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई हैं कुछ। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, हमें कुछ पावर्स भी मिली हुई है, हमारे कोई राइट्स भी फंडामेंटल, वैसे ही हमारी ड्यूटीज है, जिसमें हमारी फर्स्ट ड्यूटी है to abide by constitution and respect its ideals and institutions and national flag and national anthem। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और जो भी संस्थाएं वगैरह हैं, इनके लिए क्या करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। To cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggle for freedom। जो भी स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्र संग्राम के लिए जो भी कदम उठाए गए थे, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मीन्स हमें क्या करना चाहिए, संप्रभुता, एकता और समानता को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू सो। हमें हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, और जब भी हमें देश की रक्षा के लिए बुलाया जाए, हमें उसके लिए क्या रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट है इसका, टू प्रोटेक्ट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडियन एंड डाइवर्सिटीज। मीन्स हमें देश को क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए हार्मनी को, ठीक है, समानता को, एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड और भाईचारे की भावना को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। हमें ऐसी किसी भी प्रथा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो कि औरतों के सम्मान की क्या है, विरुद्ध है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टू वैल्यू द प्रिजर्व द राइट हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो हेरिटेज कल्चर है, मीन्स हमारी जो ऐतिहासिक स्मारक वगैरह है, ऐतिहासिक हमारी जो भी चीज़ें हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए और उनके महत्व को समझना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इस पर्यावरण की, स्वच्छ पर्यावरण की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, मानववाद को क्या करना चाहिए, उसमें सुधार करने चाहिए, और उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको इंक्वायर यानी इन्फॉर्म करना चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजर्न वायलेंस। हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेफ करना चाहिए और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट बात करेंगे, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन इज कंस्टेंटली राइज द हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर ऑन अचीवमेंट्स। हमें वो सभी काम करने चाहिए, हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, कि हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़े, उसके डेवलपमेंट के लिए हमको कलेक्टिवली और इंडिविजुअली वर्क करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A में डिस्क्राइब करी गई थी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 72, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैर्डन, सस्पेंड, रेमिट्स और कम्युनिटी सिस्टम इन सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 72 में क्या दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की उन शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है, उन शक्तियों के बारे में बोला गया है जिसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं,
ठीक है, राष्ट्रपति की उन शक्तियों के बारे में बताया गया है जिसमें राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं दोषी को। अब वो किस तरीके से होता है, देखिए इसमें कुछ सर्टेन केसेस हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइज, रेस्पाइट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूटे द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस। तो देखिए जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कर सकते हैं, पैर्डन यानी किसी भी दोष को, पार्डन यानी कंप्लीटली उसको छुट्टी दे सकते हैं, मींस उसको कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, दोषी को दोष मुक्त करार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करेंगे इसकी कम्यूटे की, तो इसमें क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति कि अगर किसी व्यक्ति को क्या मिली हुई है, फांसी की सजा सुना दी गई है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, जो उसको दूसरी सजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फांसी की सजा को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर कैरेक्टर में कोई भी चेंज किए बिना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपके रिमिशन की। रिमिशन में क्या बताया हुआ है कि रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं, मतलब कि पीरियड जो दिया हुआ है, जैसे कि टाइमिंग को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके रिमिशन में। ठीक है, रिस्पाइट, रिस्पाइट में क्या बताया है आपके, रिस्पाइट में बताया हुआ है कि अगर कोई दोषी, ठीक है, कोई दोषी क्या है, फिजिकली इसको कोई प्रॉब्लम है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, कुछ रियायत दिलाई जा सकती है। तो इस तरीके से जो प्रेसिडेंट हैं वो माफी दे सकते हैं दोषियों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कि मंत्री परिषद ऐसी होगी जो कि क्या करेगी, प्रेसिडेंट को क्या करेगी, वो एडवाइस करेगी एंड उनकी हेल्प करेगी। तो किस तरीके से होगा, देखिए, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे और उनको सलाह देंगे, सुझाव देंगे। द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his functions act in accordance with the such advice, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम को करते हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर the council of ministers to consider such advice either generally or otherwise, and the president shall in accordance with the advice टेंडर आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। देखिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसी चीज़ को तय करती हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को बताते हैं इस बारे में, अगर और जो भी सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, वो उनके लिए उनको माननी ही पड़ती है, जो कि अमेंडमेंट 42 में किया गया था। और जो अमेंडमेंट 44 है उसमें क्या किया गया है कि राष्ट्रपति को अगर उस सुझाव में कोई भी परेशानी है या वो उसको वापस से कंसीडर करवाना चाहते हैं, तो वो उसे रिकंसीडर के लिए अगेन भेज सकते हैं। बट अगर रिकंसीडरेशन के बाद में जो भी सुझाव वापस से आता है उसको राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, वो उसको मानने के लिए अबाइड होंगे। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि जो काउंसिल है, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो भी सुझाव, जो भी चीज़, ठीक है, रिटर्न में आई है या फिर जो भी सुझाव या एड वो राष्ट्रपति को करते हैं, उसकी कोई भी सुनवाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। क्लियर है, समझ में आ रही है ना आपको बात कि इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। हमारे आर्टिकल नंबर 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, नाम से ही पता चल रहा है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। इनकी योग्यता मेनली क्या होनी चाहिए, वही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी बन सकता है जिसकी जो कैसी की एफिशिएंसी कितनी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या बताया हुआ है इसमें। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और कौन उनको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट इनको उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल। और इसमें अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज बताई गई हैं। इनकी ड्यूटीज क्या होंगी? इनकी ड्यूटीज वो होंगी जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू जो भी इनको वर्क दिया गया है, जो भी लीगल सजेशंस हैं, ये वो दिया करेंगे, ठीक है। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म such other duties of a legal character as may from time to time be rendered assigned to him by the president and to discharge the functions conferred on him by or under this constitution or any other law for time being in force. Next बात हम करते हैं, in the performance of his duty the attorney general shall have right of audience in all courts in the territory of India. इसका अधिकार मतलब कि अटॉर्नी जनरल को इसका एक राइट ये है कि ये इंडियन टेरिटरी, ठीक है, कि ये इंडियन टेरिटरी के किसी भी कोर्ट में क्या कर सकते हैं, इनको सुनवाई का अधिकार है, ऑडियंस का राइट है। किसको? अटॉर्नी जनरल को ये राइट है कि वो इंडिया की टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द अटॉर्नी जनरल shall hold office during the pleasure of the president and shall receive such remuneration as the president may determine conduct of government business. मीन्स ये है कि अटॉर्नी जनरल जो है प्रेसिडेंट की प्लेजर टाइम मतलब कि उनके प्रासाद पर्यंत में भी क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और जो भी उनको सैलरी दी जाएगी, रेम्यूनरेशन जो भी दिया जाएगा, वो कैसा होगा? डिसाइडेड होगा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 78 की, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर में स्पेसिफिकली आर्टिकल हमारे 78 में क्या दिया गया है? प्राइम मिनिस्टर की क्या दी गई है? ड्यूटीज दी गई हैं, जो कि किसके लिए होंगी? प्रेसिडेंट्स के लिए, ठीक है। तो क्या ड्यूटीज दी गई है इसमें, देखते हैं हम। टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट all decisions of council of ministers relating to the administration of the affairs of union and proposal for legislature, ठीक है, कि जो भी लीगल डिसीजंस लिए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, वो प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? कम्युनिकेट यानी इन्फॉर्म करेंगे। कौन? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम है उनका? to furnish such information relating the administration to the affairs of the union on and proposals for legislature as the president may call for। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई भी डिसीजन है, क्या लिया गया है, अगर वो खुद आगे से पूछते हैं तो भी उनको बताना होगा। if the president so requires to submit for the consideration of the council of ministers and any matter on which decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council। अगर ऐसा कोई डिसीजन है जो कि मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू नहीं लिया गया है अभी तक, पर उसको एक मंत्री ने लिया है, मिनिस्टर ने उसको डिसाइड किया है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? उनको अगर ठीक लगता है तो वो क्या करेंगे? उसको प्रेसिडेंट के समक्ष लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो ये किसकी? प्राइम मिनिस्टर की हमने ड्यूटीज पढ़ी थी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 110, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इसमें डेफिनेशन दी गई है मनी बिल की, इसमें कैश की बात करी जाएगी, मनी की बात करी जाएगी, ठीक है। अब इसमें है क्या चीज? मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विथ ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मनी बिल में आएगी, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट है द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। किसी भी कर का, किसी भी टैक्स का इम्पोज करना, उसको लगाना, उसको हटाना, उसमें कोई चेंजेस वगैरह करना, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सच एनी फंड। कि कोई भी एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर वो भी किस में आएंगे? इसमें आएंगे।
ठीक है, जो कि किसी कंसोलिडेटेड यानी कि हमारे कोई संचित आय में से लिए गए हों या फिर किसी कंटिजेंसी से लिए गए हों। उसके बाद हम बात करेंगे द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। अगर कोई लेन देन किया गया है संचित फंड में से, मतलब कि कंसोलिडेट फंड में से, तो वो भी इसमें बात करी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या आता है मनी बिल में, द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, the sums required to meet expenditure described by a condition as expenditure charged upon the consolidated fund of India and other expenditure proposed to be made। ये सारे किसमें आते हैं, मनी बिल में। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि मनी बिल में बात करी जाएगी वो सारे कोई भी कर लगाया गया है, हटाया गया है, उससे रिलेटेड। ठीक है, हमारा कंसोलिडेटेड फंड में से क्या लेन देन किए गए हैं, कंटिजेंसी और क्या क्या है, मीन्स एक्सपेक्टेड टू बी हमारे व्यय वगैरह हैं, उनकी बात करी जाएगी। ठीक है, वो सब इसमें आएंगे। तो सारी लेन देन की बातें इसमें होंगी, किसमें, मनी बिल में। ठीक है, अब बात आती है बजट की। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पता चल रहा है, जो कि पूरे साल का रिसिप्ट्स क्या क्या है और उसके एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है, उसके बारे में बात होगी इसमें, जो कि आर्टिकल नंबर 112 में आता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट of every financial year cause to be laid before both the House of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for that year, in this part referred to as the annual financial statement। तो annual financial statement हमारा क्या हुआ है कि जो दोनों हाउस हैं हमारे, ठीक है, संसद के जो सदन है दोनों, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर, जो भी इनके रिसिप्ट्स है और जो भी एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लिए गए हैं फॉर दैट ईयर, उस ईयर की, क्योंकि एनुअल ईयर मतलब कि उस साल की ही पर्टिकुलरली बात होगी। इन दिस पार्ट रेफर्ड एज द एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट शैल रेस्पेक्ट ऑफ एवरी, प्रेसिडेंट इस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा आर्टिकल नंबर है 123, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि प्रेसिडेंट की उस शक्ति के बारे में बात किया गया है, उस पावर के बारे में इसमें बात किया गया है जिसमें कि ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश को क्या किया गया है, अध्यादेश प्रोमुलेट किया जाएगा। ये वो शक्ति है जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डायरेक्टली क्या करते हैं, लॉ डिक्लेयर कर देते हैं किसी भी अध्यादेश को। देखिए, नॉर्मली जब हम कोई बात करते हैं कि लॉ बन गया, कि ये लॉ निकला है, वो लॉ निकला है, तो लॉ बनने का वैसे नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है कि कोई विधेयक होता है, वो आता है, ठीक है, दोनों सदनों में से वो पारित होके मतलब कि पास होके निकलता है, देन आफ्टर उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, साइन करते हैं, और साइन करते ही वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो ये लंबा प्रोसेस होता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, इमीडिएट प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ता है, हमारी गवर्नमेंट को कोई लॉ निकालने पड़ते हैं। ठीक है, अब इस आर्टिकल के थ्रू ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो डायरेक्टली ही अध्यादेश यानी कि कोई भी अध्यादेश निकाल सकते हैं, ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं और वो लॉ बन जाएगा। ये उस सिचुएशन में होता है। पहली सिचुएशन तो इसकी क्या होती है कि जो दोनों लॉ हैं उस टाइम उनका रेसेस टाइम चल रहा होता है, लिविंग यानी उनका छुट्टी का टाइम समझ सकते हैं इसको। वो ऐसा टाइम होता है जो दोनों सदनों के दोनों सत्र के बीच का टाइम होता है। ठीक है, उस टाइम पे संसद काम नहीं कर रही होती है, वो फंक्शन में नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होती है, उस टाइम पे ये काम किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, कैबिनेट जो है वो क्या करती है, अध्यादेश राष्ट्रपति के पास में रखती है। राष्ट्रपति को वो जब सही लगता है कि हाँ ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है, उसके बाद उसको साइन करते हैं और वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। जो कि इसमें भी एक चीज़ ये है कि नेक्स्ट जब वो अध्यादेश पास किया जाएगा, ठीक है, जब वो ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा तो वो तभी एक्ट में आएगा जब अगर उसको जो ये हाउसेस हैं उनकी मीटिंग से 6 वीक्स पहले के अंदर 6 सप्ताह के अंदर उसको क्या कर दिया गया हो, एक्ट में कर दिया गया हो। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नहीं माना जाएगा।
ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है, उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है इसमें। द प्रेसिडेंट कैन ओनली प्रोमुलेट ऑन ऑर्डिनेंस व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, की सेशन में जब वो वर्क नहीं करेगा तभी इस आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करेंगे, द प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमुलेट ऑन ऑर्डिनेंस अनलेस ही इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर टेकिंग इमीडिएट एक्शन। जब तक कि प्रेसिडेंट को ये चीज महसूस नहीं होती है कि ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है या नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस इस वक्त है या नहीं, तब तक वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो उसको पास नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट within 6 weeks of resembling or they shall cease to operate। अगर 6 वीक्स के अंदर वो क्या नहीं किया, उसको अप्रूव नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएगा, सीज्ड हो जाएगा। दे विल आल्सो सीज टू ऑपरेट इन केस रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द ऑर्डिनेंस आर पास बाय बोथ हाउसेस। ठीक है, तो आपको ये बात इजीली समझ में आ गई होगी कि ये क्या चीज है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 143 की, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है इसमें ऐसी पावर दी गई है प्रेसिडेंट की जिसमें अगर उनको किसी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि इस चीज के बारे में, इस डिसीजन के बारे में, इस समस्या के बारे में या कोई भी ऐसा डिसीजन है, ऐसी कोई भी सिचुएशन है जहां कंसल्ट करने की जरूरत है उनको सुप्रीम कोर्ट से, तो वो उनको राइट है कि वो डायरेक्टली किससे कंसल्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा करेगा, उसको समझेगा, उसके बाद में वो जो भी फैसला देगा, अपना डिसीजन जो भी देगा, अगर वो डिसीजन ठीक है प्रेसिडेंट को सही लगता है तो उसको मानते हैं। ठीक है, यही चीज इसमें दी गई है। तो हम देखेंगे, इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अराइजन और इज लाइकली टू अराइज विच इज ऑफ सच अ नेचर एंड ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि वो ऐसे नेचर का है कि किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस का। ठीक है, एंड दैट इज एक्सपेडेंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉन इट, ही मे रेफर द क्वेश्चन टू दैट कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड द कोर्ट मे आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयर ऑन। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होता है, प्रेसिडेंट उसको मानते हैं। आफ्टर हम बात करेंगे, तो हमारा लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 148, कंप्यूट्रोलर और ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि नियंत्रक और महान्यायवादी ऑफ इंडिया, कि ये कौन है, क्या है। तो देखिए ये क्या करते हैं, लीगल मैटर्स में एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को। ठीक है, जो भी इनकी नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। ठीक है, और अगर इनको हटाया जाता है उसके भी स्पेसिफिकली प्रोविजंस होते हैं। इसके अलावा जो भी इनकी, जो हमने शेड्यूल्स पढ़े थे, शेड्यूल 2 में जो भी शपथ वाली बात हमने करी थी, उसी के अंडर शेड्यूल 2 में ही, ठीक है, अनुसूची 2 के ही अंतर्गत क्या करते हैं, ये शपथ लेते हैं। और इनकी जो भी वेतन भत्ते हैं जब तक कि वो स्पेसिफाई नहीं किए जाते तब तक कि वो शेड्यूल 3 में जो भी शपथ, जो भी वेतन वगैरह है, पेंशन है, ठीक है, जो भी रिटायरमेंट प्रोसेस है, पेंशन है, वो सारी उसके अंदर ही इनको दी जाएंगी। क्लियर है। अब देखेंगे हम कि इसमें क्या दिया हुआ, देयर शैल बी ए कंप्यूट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि इनको जब नियुक्त करा जाता है, कंप्यूट्रोलर एंड द ऑडिट जनरल को जब अपॉइंट किया जाता है तो वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, बाय द वारंट एंड अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, और जब इनको रिमूव्ड किया जाएगा तो इनका प्रोसेस उसी तरीके से होगा जिस तरीके से कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का होता है, ये ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी, द सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द कंप्यूट्रोलर एंड ऑडिट जनरल शैल बी, कि इनकी सैलरीज वगैरह कैसी होंगी, मे बी डिटरमाइंड by the parliament by law until they are so determined shall be as specified in the schedule, second schedule में। ठीक है,
provided that neither the salary of a comptroller and auditor general nor his right in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied of his disadvantages after his appointment. ठीक है. The comptroller and auditor general shall not be eligible for further office either under the government of India or under the government of any state after he has ceased to hold his office. जब वो इस पद से हटा दिए जाएंगे, नियंत्रक और कंप्यूटर महान्यायवादी के पद से जब उनको हटा दिया जाएगा, कंप्यूटर और ऑडिट जनरल के पद से उन्हें हटा दिया जाएगा, तो वो किसी भी राज्य के क्या नहीं रहेंगे, किसी भी राज्य के किसी भी पद पर नहीं होंगे. ठीक है. द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ कंप्यूटर एंड ऑडिट जनरल इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशनेबल एंड पेंशन पेबल टू or in respect of person serving in that office shall be charged upon the consolidated fund of the India. कि जो भाई महान्यायवादी हैं हमारे, ठीक है, और नियंत्रक हैं, इनका जो भी सैलरी होगा, अलाउंसेस होंगे, पेंशन वगैरह जो भी होंगी, वो संचित आय में से ही क्या होंगे, उसी में से ही दिए जाएंगे. तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. पार्ट 1 में हमने देखा 20 आर्टिकल्स, उसमें हमने पढ़े 10 आर्टिकल्स हमने आज पढ़े. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए बाकी के आर्टिकल्स इस तरह से लेके आती रहूंगी. तब तक के लिए आप इनको देखिए, लर्न करिए, समझिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें. बाय.